निश्चय आईएएस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके संस्थापक चार्ल्स विल्किंस थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के थॉमस ओल्डहम थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसमें हमें देखना है कि कौन कौन सी जोड़ी सही चुनी है। पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है और ये क्वेश्चन क्यों बना है। हाल ही में राजस्थान के एक मंदिर से चोरी हुई और तस्करी के माध्यम से ब्रिटेन पहुंची भगवान शिव की 9वीं शताब्दी की एक दुर्लभ पाषाण प्रतिमा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपी गई है, जिसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चर्चा में है। इसलिए इसको लेके और 2 अन्य संगठनों को लेकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। इस प्रतिमा के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये चतुर्भुज रूप में नटराज की प्रतिमा है, त्रिनेत्र नटराज की प्रतिमा है और प्रतिहार शैली में बनी हुई है, इसलिए ये प्रतिहार शैली भी चर्चा में है। यह बलुआ पत्थर से बनी हुई है और जो कि राजस्थान में मिली है उत्तर भारत में, तो कौन सी शैली में निर्मित हुई होगी? तो अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं कि ये नागर शैली की प्रतिमा रही होगी, जो कि दक्षिण भारत में दृढ़ में और उत्तर भारत में नागर और ये मध्य वाले क्षेत्र में बेसर शैली जो है वो मंदिर निर्माण की प्रसिद्ध शैली है। मूल रूप से प्रतिमा राजस्थान के बारौली में घाटेश्वर मंदिर में स्थापित थी। ये इतना काम का हमारा नहीं है। बाकी ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की अगर बात करें तब उसकी स्थापना किसने करी थी? विलियम जोन्स ने। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना करी थी थॉमस ओल्डहम ने। ये वो मूर्ति है भगवान शिव की। देखते हैं हमारा आंसर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चार्ल्स विल्किंसन, ये गलत हो जाएगा। चार्ल्स विल्किंसन नहीं, इसका सही आंसर क्या आएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, थॉमस ओल्डहम, ये ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं, इसका क्या आएगा? विलियम जोन्स। तो ये भी गलत है, यहाँ विलियम जोन्स आएगा। ये भी गलत है, यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम आएगा। केवल 2 सही है। पूछा है कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतिहार शैली नायक वंश से संबंधित प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला शैली है। यह बेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से संबंधित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में मंदिर निर्माण की प्रतिहार शैली का सबसे बड़ा विकास हुआ है। तो चर्चा में क्यों है ये तो हम देख ही चुके कि चूंकि प्रतिहार शैली की एक मूर्ति मिली है शिव जी की। इसका आंसर इस लाइन में ही छुपा है। ये नायर वंश कैसे हो जाएगा प्रतिहार शैली? तो नाम से ही पता है गुर्जर प्रतिहार वंश, तो गुर्जर प्रतिहार वंश होगा, नायर वंश नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा बेसर स्टाइल, तो अभी बताया बेसर नहीं होगा, ये कौन सा होगा? नीचे द्रविड़, बीच में बेसर और सबसे उत्तर में नागर शैली होगी, तो इसका भी पता चल रहा है। तो बस ये पता करना है कि जो खजुराहो के मंदिर निर्मित हैं वो प्रतिहार शैली में निर्मित हैं और वो प्रतिहार शैली का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा विकास प्रतिहार शैली का खजुराहो मंदिर में हुआ है। तो इस फैक्ट को हमें चेक करना है। चर्चा में क्यों है ये तो हमें पता ही है। प्रतिहार शैली की उत्कृष्टता का सबसे बड़ा उदाहरण खजुराहो के मंदिर हैं। यह मंदिर अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है। और बाकी गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, इसके बारे में आप पढ़ लेना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला गलत है, क्योंकि ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, ना कि नायक वंश से। दूसरा बेसर स्टाइल नहीं, नागर स्टाइल, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा वाला सही है। पूछा है कौन से सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? इक्वल मीजर्स के, एमनेस्टी इंटरनेशनल के, मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयुक्त के कार्यालय के द्वारा, या बागफ्री फाउंडेशन के द्वारा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव तथा अंतर्राष्ट्रीय दास्ता विरोधी संगठन बागफ्री, इन दोनों ने मिलकर, एक CHRI ने और एक बागफ्री मिलकर
विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर दास्ता पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में आधुनिक दास्ता की स्थितियों में रहने वाले लोगों की 40% संख्या राष्ट्रमंडल देशों में रहती है। तो जो दास पहले खरीदे बेचे जाते थे उस तरह से तो नहीं होता, लेकिन दास्ता का एक आधुनिक रूप आया है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कुछ बड़ी बड़ी फर्म होती हैं, उनके पास मेल फीमेल वर्कर होते हैं, तो कुछ लोग उनको कांटेक्ट करके 1 साल के लिए 2 साल के लिए उनसे लेते हैं। अलग अलग पर्पज के लिए लिया जा सकता है, जैसे कि अगर आपके घर में कोई वृद्ध महिला है या पुरुष हैं तो नर्स के रूप में उस महिला को लिया जा सकता है। उसको हाउस हेल्प के लिए वर्कर के रूप में लिया जा सकता है, छोटे बच्चे की देखभाल के लिए लिया जा सकता है। इसके लिए इस कंपनी को पैसा देना पड़ता है और वो महिला 1 वर्ष तक इनके साथ रहती है, लेकिन वो पैसा महिला को ना मिलकर इस कंपनी को मिलता है और उसकी दर पैसे की बहुत ज्यादा कम होती है। कई बार तो ये इतनी कम होती है कि इसका खर्चा केवल 2-3 हजार रुपये महीने पड़ता है और इनके साथ फिर यहाँ दासों जैसा ही व्यवहार करा जाता है। ये इस संगठन से भी इस प्रकार से ही बंधी होती हैं कि दासों जैसा व्यवहार ही इनके साथ किया जाता है। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां को इन्होंने आधुनिक दास्ता कहा है और कहा है कि जो विश्व में टोटल दास्ता है उसका लगभग 40% राष्ट्रमंडल देशों में है। भारत के बारे में भी इन्होंने कहा है और कहा है कि भारत में ये बहुत बड़े स्तर पर है और जो लक्ष्य है 2030 तक आधुनिक दास्ता के उन्मूलन का, राष्ट्रमंडल देश उसमें अभी काफी पीछे हैं। इनके एक अनुमान के अनुसार राष्ट्रमंडल देशों में रहने वाले प्रति 150 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में रह रहा है कि उसको आधुनिक दास्ता या आधुनिक गुलामी कहा जा सकता है। और बाकी बाल विवाह को अपराध घोषित करा जाए, व्यावसायिक यौन शोषण, इन सबको अपराध घोषित करा जाए, इसकी भी बात इस रिपोर्ट के माध्यम से की गई है। ये राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल क्या है? तो राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल मानवाधिकार क्षेत्र में काम करने वाला एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी, गैर पक्षपाती अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ध्यान रखेंगे, गैर सरकारी संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है। स्थापना इसकी 1987 में हुई थी और इसको हमें इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स किसके द्वारा जारी करा जाता है? बागफ्री फाउंडेशन के द्वारा। अगर ये विकल्प में नहीं होगा, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल विकल्प में होगा, तब वो भी ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। परसिवरेंस रोवर अंतरिक्ष मिशन, ये एक अंतरिक्ष मिशन है। टोकामक या टोकामैक ये प्लाज्मा भौतिकी से संबंधित है। बर्मीबैट ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है। इनमें से कौन कौन मेल खाते हैं वो पूछा गया है। देखते हैं तो क्यों ये प्रश्न बना है। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा मंगल पर एक रोवर भेजा गया है जिसका नाम है परसिवरेंस, जिसके कारण ये चर्चा में है। और दो चीजें और जो चर्चा में है उसको लेके प्रश्न बनाया गया है। टोका में कभी हमने देखा था 2-3 दिन के पहले के क्वेश्चन में कि ITER है वो, जिसपे विश्व समुदाय लगभग पिछले 35 साल से काम कर रहा था। वो अभी पहले चरण में पहुंच गया है और इसमें जो मशीन यूज की जा रही है वो टोकामैक है। तो टोकामैक, परसिवरेंस और एक सब था बर्मीबैट, ये एक स्वदेशी हर्बल दवा है जिसकी वजह से चर्चा में है। इन 3 शब्दों को लेकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। बाकी इसमें हल्की डिटेल है, इसको आप पढ़ लेना। हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक चीज जो काम की है आप ये देख सकते हैं, मंगल ग्रह पर भेजा गया 2020 में तीसरा मिशन है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात का होप मिशन, चीन का तियानवेन-1 मिशन और अब नासा का परसिवरेंस मिशन। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखें। परमीबैट एक स्वदेशी हर्बल दवा है, ये साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है। देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। परसिवरेंस रोवर एक अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है, मंगल ग्रह का मिशन है। टोकामैक प्लाज्मा भौतिकी से संबंधित है, ये भी ठीक है। नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा बनाने वाला पहला रिएक्टर होगा और उसकी मशीन होगी टोकामैक। ITER वो परियोजना है। परमीबैट साइबर सुरक्षा से संबंधित है, नहीं, ये एक हर्बल दवा है। पूछा है कौन से कथन सही हैं, सही मेल खाते हैं, केवल 1 और 2 सही मेल खाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? A। नेक्स्ट, ब्लू हार्ट कैंपेन को जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। किस क्षेत्र की? जलवायु परिवर्तन के लिए, सीमा पार आतंकवाद के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में या मानव तस्करी के क्षेत्र में? देखते हैं चर्चा में क्यों है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव तस्करी और समाज पर इसका प्रभाव, मानव तस्करी का वैश्विकता फैलाने के लिए ब्लू हार्ट अभियान जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है इस जघन्य अपराध को रोकने, इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकारों, नागरिक समाज, कॉर्पोरेट क्षेत्र आदि को प्रोत्साहित करना, ये इसके उद्देश्य हैं। विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को, जिस अवसर पर यह अभियान चलाया गया। इस बार का जो दिवस है उसकी थीम है उद्देश्य के लिए समर्पित, मानव तस्करी की समाप्ति के लिए सबसे आगे कार्यरत, कमिटेड टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये दिवस कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, इसको भी आप देख सकते हैं। और ब्लू हार्ट कैंपेन कौन चला रहा है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें जो लोग भाग लेते हैं वो एक ब्लू हार्ट बनी हुई टी शर्ट पहनते हैं, जिसलिए इसे ब्लू हार्ट कैंपेन कहा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव तस्करी से लड़ने के लिए, जागरूकता लाने के लिए ब्लू हार्ट कैंपेन को चलाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। क्विज आपको पसंद आए तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।